मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जी हाँ, कुछ इसी तरह का नजारा पेश आया जहानाबाद के महिला थाना में, जहां पिछले 1.5 वर्षों से प्रेम कर रहे दो प्रेमी युगल की अपने ही परिवार वालों की नाराजगी की वजह से महिला थाने की पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय लोगों के समक्ष शादी कराई गई। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के गड़रिया खंड मोहल्ले के रहने वाले दो प्रेमी युगल पिछले 1.5 वर्षों से आपस में प्रेम करते थे, परंतु लड़का पक्ष के लोगों द्वारा इस शादी में अपनी रजामंदी नहीं देने से मामला महिला थाना तक पहुंच गया। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद स्वयं लड़का अपनी प्रेमिका साजिया परवीन से शादी करने को रजामंद था। मामला जब आपसी झगड़े से होता हुआ थाना तक पहुंचा तो समाज के कुछ लोगों ने दोनों परिवार से आपसी रजामंदी से शादी करने की बात कही। वहीं जब लड़का वालों को शादी के लिए तैयार न होता देख लड़की के परिजन ने महिला थाना में लड़का और उसके परिजन पर प्राथमिकी दर्ज करा दी। इस बीच प्रेमी जिसान द्वारा अपने परिजनों को समझाने की लाख कोशिश की गई, परंतु उसके इस शादी से तैयार न रहने पर स्वयं प्रेमी जिसान ने समाज के कुछ लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गड़रिया खंड मोहल्ले में एक ही मौलवी को बुलाकर निकाह पढ़ाया गया। इसके अलावा समाज सहित थाना के समीप जुटे पुलिसकर्मी और अन्य सामाजिक लोगों के समक्ष शादी की रस्म पूरी की गई। इस मौके पर महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि सामाजिक लोगों की पहल पर यह शादी कराई गई है, जिसमें लड़का और लड़की के परिजन के अलावे सामाजिक लोग मौजूद थे। वहीं प्रेमी जिसान ने बताया कि उन्होंने अपने परिजन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनका और साजिया का प्रेम एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया था जहां से एक दूसरे को छोड़कर लौटना मुश्किल था। शादी 1-1.5 साल से हम लोगों का चक्कर चल रहा है, प्रेम कसम का चक्कर चल रहा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, मगर फैमिली को मालूम नहीं था किसी को भी। जब मालूम चला तो फिर दोनों फैमिली नाराज़ हो गए और बोलने लगे कि नहीं होगा शादी, नहीं होगा शादी। फिर हम लोग बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हो गए थे तो वो लोग बोले कि निकाह पढ़वाओ दोनों को। इतना फैमिली फिर नाराज़ हो गए। फिर हम लोगों को जाना पड़ा थाना में आना पड़ा। तो फिर मैडम हम लोगों को बहुत सपोर्ट की, बहुत बोली, पूरे फैमिली को समझाई दोनों को। फिर डॉक्टर अनवर साहब भी बहुत समझाए हम दोनों की फैमिली को समझाएं। फिर आपने बुला करके घर पर दोनों का निकाह पढ़वाएं। उसके बाद फिर आज महिला थाना में हम दोनों का शादी। तो इसमें थाना तुम लोग क्यों आए थे? थाना हम लोगों को इसलिए आना पड़ा क्योंकि दोनों फैमिली में झगड़ा हो गया था। एक बोले कि करवाएंगे, दूसरा बोले कि नहीं करवाएंगे, इसलिए आना पड़ा था। तो आज थाने में क्या नाम हुआ? शाजिया परवीन। क्या हुई कि थाना का शरण लेना पड़ा तुम लोगों को? वजह वही होती है जो सब में होती है, मतलब दोनों के परिवार राजी नहीं थे और इसी वजह से थाना में आना पड़ा। तुम लोग ख्वाहिशमंद थे? जी। अच्छा, कितना दिन से चल रहा था तुम लोग के बीच में? करीब 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो क्या दिक्कत हुई थी बीच में? दिक्कत कुछ नहीं हुई थी, बस फैमिली को पता चला तो फैमिली लोग ने प्रेशर देना शुरू कर दिया कि नहीं जाना है, मतलब नहीं बात करना है, ये वो, उस वहाँ शादी नहीं होगा, ये वगैरह आप समझ सकते हैं। तो मामला थाना तक कैसे पहुंचा? थाना तक इसीलिए पहुँचा कि मतलब दोनों परिवार में झगड़ा हुआ कि हाँ नहीं होगा, वो बोला कि नहीं होगा, मतलब दोनों बोल रहे नहीं होगा, वो बोल रहे हैं कि होगा, मतलब लड़की लोग तो बोल रहे हैं कि होगा, लड़का वाला मतलब हम हुए जो नहीं तैयार था, इस वजह से थाना में आना पड़ा। तुम अपने वालिद को नहीं समझाए? जी, तुम अपने वालिद को नहीं समझाए थे? हम समझाए थे पर कुछ लोग उनके जो थे मतलब कि घर के मेंबर, कोई हाँ कोई ना, यही होने की वजह से थाना में आना पड़ा। मैडम ने कितना सपोर्ट किया? मैडम ने भी बहुत सपोर्ट किया, वो हमें भी समझाएं, लड़की वाले को भी समझाएं, मतलब दोनों पक्ष को समझाएं, उसके बाद ये सब मतलब हुआ। तुम किस क्लास? डिले होते गया, उसके बाद मैटर आया महिला थाना में। हम लोग अपने इस तरह से इन लोग को पहल किए, इसके अंकल जी को, इसके फादर जी को बुलाए, लेकिन उस समय तक हुआ कि नहीं, लड़का नहीं करता है। जो भी वो प्रेशर में उसमें कहते रहा कि हम मतलब शादी के लिए, इसके अंकल ही कहते रहे कि शादी के लड़का इच्छुक नहीं है, जो एक तरफा है। इसका हम लोग केस रजिस्टर करना पड़ा, 29-20 इसका केस नंबर है। फिर 2-4 दिन के बाद 26 को केस हुआ इसका। फिर 2-4 दिन के बाद फिर हुआ कि नहीं, हम लोग इसके अंकल जी भी प्रेशर बनाते रहे और उसमें इसके अंकल जी का भी नाम था। फिर इन लोग समाज के लोग इन लोग सब मिल उठ के फिर शादी करवाए। फिर यहाँ पे आए, हम लोग भी इन लोग को प्रेशर बनाए कि नहीं भाई, जब इस तरह का हो गया है तो शादी कर लो। लड़का आया तो पहले तो नहीं कर रहा था दबाव में, लेकिन अब दोनों को खुशीपूर्वक दोनों शादी कर लिया है। तो आज आपके द्वारा यहाँ क्या कराया गया? मेरे द्वारा यहाँ पे आके इन लोग को आशीर्वाद के रूप में इन लोग सब आई, मिली और शादी भी हुआ है। कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था इन लोग का? 1.5 साल से। 1.5 साल से। दोनों एक ही मोहल्ला के रहने वाले हैं या अलग अलग? मतलब दोनों का घर अगल बगल ही है। अच्छा, एक ही गड़रिया मोहल्ला। खंड में। अच्छा।
मतलब महिला थाना के प्रयास से शादी हुई है। हाँ, महिला थाना के प्रयास भी कही और प्लस समाज, इन लोग के समाजकर्ता के रूप बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए कल से होने वाले नामांकन की सारी प्रक्रिया जहानाबाद जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र, घोसी विधानसभा क्षेत्र, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग आरओ बनाए गए हैं जो अपने अपने कक्ष में बैठकर लोगों का नामांकन करेंगे। तीनों आरओ ऑफिस जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय परिसर में ही बनाया गया है। इसको लेकर के जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल से जितने लोगों को भी नामांकन कराना है सारे लोग आएंगे और अपना बारी बारी से नामांकन कराएंगे। आने वाले लोगों के लिए बैठने की जगह, पीने का पानी, सैनिटाइजर का उचित व्यवस्था अनुमंडल परिसर कार्यालय में किया गया है। अनुमंडल कार्यालय में मजदूर अपने कार्य में करने में लगे हुए हैं। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इसमें गाइडलाइन आया है कि पहले जैसे 5 प्रत्याशी के साथ 5 लोग अंदर आ सकते थे, अभी ऐसा नहीं है। केवल प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग आरओ कक्ष में आ पाएंगे। उसके अलावा उनके सभी समर्थक को 100 मीटर का जो हमने दायरा बनाया है उसके बाहर रहेंगे, जहां हमारे मजिस्ट्रेट और फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा रहेगा, वीडियोग्राफी होगा और प्रस्तावक और उनके जो समर्थक रहेंगे वो सबको हम सुविधा किए हैं बैठने का। उनके बैठने की सुविधा है, हेल्प डेस्क हमारा बना है, एकल खिड़की बना है जिसके माध्यम से जिस किसी सभा के लिए, रैली के लिए वो अपना आवेदन करना चाहते हो वहां उस माध्यम से कर सकते हैं। इलेक्शन के दृष्टिकोण से हमने सभी हमारे फॉर्म जितने लगते हैं इलेक्शन में वो तैयार कर लिए हैं। जो भी हमें दस्तावेज चाहिए उसकी हमने सूची उनको दे दी है। वहां पे हमने बैनर भी लगाया गया है। जो भी आएंगे कैंडिडेट वो देख के अगर उनको कहीं लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे एक मुख्य बिंदु ये है कि इलेक्शन कमीशन ने suvidha.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन करने की भी सुविधा दी है। इसके माध्यम से कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन भरने के पश्चात इनको ये फॉर्म लेके आके आरओ के समक्ष सबमिट करना होगा जो पहले होता था। एक और इसमें सुविधा दी गई कि ऑनलाइन पेमेंट, नाजिर रसीद तो कटेगी, उसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से उसकी भी रसीद यहाँ पे ले आएगा, उसको भी मान्य हम रखेंगे। सर देश के देखिए, कोविड महामारी के ये संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज हमारे जीवन में चेंज हो चुका है और चुनाव एक ऐसा चीज है जो चैलेंजिंग होता है काफी और उसको कराना उतना ही अनिवार्य भी होता है देश के लिए। तो कोविड के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और यहाँ विभाग से, समाहरणालय से काफी दिशा निर्देश आए हैं। जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग मनाएंगे, सबको हम मास्क वितरण करेंगे। जो कोई बूथ पे उस दिन वोटिंग में आता है और मास्क नहीं ले आता है उसको हम मास्क देंगे। ग्लव्स होगा वोटिंग के लिए, सिंगल ग्लव्स देंगे एक हाथ में कि वो वोट करा पाए। हमारी आशा और एएनएम रहेंगे वहां पे जो उनका थर्मल स्कैनिंग करेंगे। उनके लिए हमने हर एक बूथ के लिए कोविड प्लान बनाया है कि लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। जहानाबाद में मछली मारने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में हुए मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने बाजार से गांव लौट रहे एक युवक को पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को आनंद फानंद में घोंचरी पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना घोसी थाना क्षेत्र के गुलगुलिया मखदूमपुर गांव के समीप का है। घायल के परिजनों ने बताया कि गुलगुलिया मखदूमपुर और परावन गांव के लोग पैन में मछली मारने को लेकर 2 गांव के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी गई थी। इसी दरमियान परावन गांव का दीपू कुमार बाजार से अपने घर परावन लौट रहा था, तभी दीपू कुमार को उसी गांव का बताकर पहले तो उसके साथ मारपीट की गई, फिर पेट में चाकू घोंप दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस मामले में घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बाजार से आवा है तो मतलब मछली के सला 2 गांव के सला आ रहे हैं। तो बुलबुलिया गांव दुपुर वाला है जहाँ के अपरावन के लेकर मतलब सब लाड़ रहे हैं। आई बाजार से आ रहे हैं तो होले पोखरी भाग गए मार वाला सब है ताकि यहो पर हमने के हम एकरे में। अच्छा
बाजार से आप एकरे मार कई अकेले ले पकड़ा गए का क्या चीज़ से मारपीट किया? सब चाकू से तो सब पकड़ है हाँ? लाल छुरा को मार के चाकू बोलती है। हाँ अच्छा, तो वो कहाँ के लोग थे वो सब? बुलबुलिया महदूपुर बोला अच्छा, क्या नाम था इनका? क्या नाम है? दीपू नाम दीपू यादव। कि कब की घटना है? हाँ कब की घटना है? काल के रात के 9 बजे के आपका 10 से 8 बजे 9 बजे से बाजार से कृष्णगंज बाजार हो बाजार से जा रहे थे। क्या नाम है तोरा? हैं आपका क्या नाम है? हमरा रसमदे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र मखदूमपुर को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि मखदूमपुर से उनका परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 8वें और 9वें पास को आगे बढ़ाते हैं तो इंजीनियर पास को आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है, क्या उसको परिवारवाद कहा जाएगा। मांझी ने अपने कद को 2020 में आगे बढ़ने यानी राज्यपाल या मंत्री बनने की ओर इशारा भी किया। मखदूमपुर के एक निजी हॉल में हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मखदूमपुर के विकास के लिए मैं अपने निजी परिवार को ही टिकट दे रहा हूं। नीतीश कुमार के पक्ष में काम कर रहे हैं, इसके कारण मैं एनडीए में आया हूं। मांझी ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी है और तेजस्वी कभी भी नीतीश कुमार का विकल्प नहीं हो सकते हैं। चुनाव में एनडीए 220 सीट जीतेगा। इधर मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने कहा कि मैं 25 साल से जीतनराम मांझी के साथ रहकर कुछ सीखने का काम किया हूँ। फर्स्ट फेज में जो बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव है उसमें हम लोग मगध के सब लोग आ जाते हैं और मखदूमपुर अब जानते हैं कि यहाँ हम चुनाव जीते हैं, चुनाव हारे भी हैं, बावजूद उसके हम लोग मखदूमपुर को एकदम अपना घर अपना परिवार समझते हैं और यहाँ से लोगों से तादात्म्य संबंध है। दुख सुख जो भी परिस्थिति है सब में आते जाते रहें। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का उम्मीदवार हो और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आप जानते हैं कि एनडीए का पार्ट बन गया है और नीतीश कुमार जी के अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बने, ये हमारी इच्छा है। और इसीलिए यहाँ पर हम आज आए हैं कि हमारे लिए कुछ दूसरा निर्देश दूसरा है। हम एक ऐसे जगह से चुनाव लड़ रहे जीते हैं, वहाँ पर बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी रही है। इसलिए वहाँ का मांस का मांग है। आज आप देखते हैं हर विधायक कहीं जाता है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं इस माने में कि जिस दिन हमने कह दिया था कि हम 75 वर्ष उम्र मेरा हो गया, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ के सैकड़ों लोग, हर समाज के लोग आकर के हमसे अनुरोध किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, 5 वर्ष जो शांति आपने दिया है 5 वर्ष और शांति रहेगी तो हम समझते हैं यहाँ शाश्वत शांति कायम हो जाएगी। तो इसलिए हम अपना मन बना लिया है कि हम अब इमामगंज से ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। तो वैसी परिस्थिति में मखदूमपुर का जहाँ तक सवाल है, हम अपना निजी आदमी को देना चाह रहे थे और निजी आदमी आप जानते हैं सन-इन-लॉ से ज़्यादा कोई निजी आदमी कौन हो सकता है। बेटा भी है, लेकिन बेटा अभी हमारा छोटा है। हम समझते हैं वो ग्रेजुएशन की बात कही जाए तो बेटा से बड़ा बेटी है और उसी के पति हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने सोचा कि नहीं, हम अपना निजी आदमी को दें, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दें। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, अब तो समझ जाइए कि एक तो विधायक होंगे देवेंद्र मांझी जी और दूसरा संतोष कुमार जो हमारे बड़े बच्चे हैं, उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है और क्यों नहीं रहेगा। हम लोग दोनों मिल करके हर तरह से जो यहाँ का उम्मीदवार है उसको हम लोग निश्चित रूप में वही कदम पर चलने के लिए वादे करेंगे जिस कदम पर हम लोग चलने वाले हैं। और फिर और भी कुछ बात होने वाली है। हो सकता है कि हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं 2020 में
कुछ दूसरे रूप में भी शायद हम जाने जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में भी उसका लाभ मखदूमपुर को मिलेगा, तो मखदूमपुर को तो 1+3 का मामला हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ हम हैं, हम अपने आदमी को दिया है, तो ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए और ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए कैंडिडेट के रूप में हम आज घोषणा करने वाले हैं। और हमको बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे आने के पहले ही यहाँ के लोगों ने देवेंद्र मांझी को एक तरह से अपना स्वीकार कर लिया है और हर तरह से उनको मदद करने की बात की है। हम समझते हैं यहाँ से चुनाव जीत के हम लोग जाते हैं तो एनडीए को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा और एनडीए को नेतृत्व में जो बिहार के मुख्यमंत्री बनना है नीतीश कुमार जी को, उनको हर तरह से हम लोग साथ देंगे और उसी दिशा में मखदूमपुर के लोग भी सोच रहे हैं। और मखदूमपुर को तो आप जानते हैं, सर आप एनडीए के घटक दल हैं, क्या लगता है सर कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? इस सब पर अभी हम आप लोगों से कोई शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें चल रही है, दिल्ली में लोग जुटे हुए हैं। आज किसी न किसी रूप में अंदाज है कि मूर्त रूप आ जाएगा, तो आज से कल तक अपने आप डिसाइड हो जाएगा। फिर भी सर आपकी कितनी मांग? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो सदा कहते हैं कि तर्क वितर्क नहीं होता, जहाँ पूर्ण समर्पण होता है। एनडीए में लोजपा रहेगी सर? अनकंडीशनल एक तरह से इनके साथ हम हैं। लोजपा हम समझते हैं कि वो लोजपा एनडीए में रहेंगे ही। इसे जो भी कह रहे हैं हम समझते हैं कि सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है कि ज्यादा से ज्यादा उनको सीट मिले, क्योंकि एनडीए छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। महागठबंधन में लगातार टूट हो रही है, इसका क्या कारण है? अब हम जब वहां से चले आए हैं तो वहां के बारे में अब कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जिन कारणों से हम आए हैं, लगता है कि हमारे अब लोग जो वहां से निकल रहे हैं उसी कारणों से निकल रहे हैं। वहां कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके सारा प्रोजेक्ट का निर्णय लेने के लिए सुझाव दिया था, उसको लोग नहीं मानते हैं। तो उस समय ही साथ देना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि शायद जीतन मांझी हट जाएंगे तो हम लोगों को कुछ ज्यादा शेयर मिलेगा। लेकिन जहां अभ्यस्त है गलत काम करने के लिए और गलत ही जहां पॉलिसी है, उससे किसी को लाभान्वित नहीं। क्या लगता है सर कि गठबंधन जो है महागठबंधन डूबती ही नाव है? हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए के खिलाफ में कुछ बातें कभी चली थी, इन नॉन इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी नीतीश कुमार का ऑल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एनडीए की बात तो मैं नहीं कह सकता, महागठबंधन की बात तो मैं नहीं कर सकता। एनडीए की बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए एकदम कम्पैक्ट है, एकजुट है और हम समझते हैं कि 220 सीट से ज्यादा एनडीए बिहार में जीतने जा रही है। ठीक। जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले के सभी प्रखंड के सीओ एवं बीडीओ के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से लोगों के साथ यह चर्चा किया गया कि जहानाबाद में होने वाला विधानसभा चुनाव हर हाल में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कराना है। किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो, वोटर को किसी तरह का कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। साथ ही साथ अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में जो भी मॉडल बूथ बनाए गए हैं उस पर भी चर्चा की गई और सारे लोगों को निर्देश दिया गया कि बूथ पर मास्क एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए और जो भी लोग मतदान करने आएंगे वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हमारे बूथ लेवल पे क्या तैयारी है, कल नामांकन प्रक्रिया जो होने वाली है उस पर क्या तैयारी है, बूथ पे अगर EMF अवेलेबल है कि नहीं, EMF पे क्या काम होना है, तो इन चीज़ों की हमने आज समीक्षा की। बहुत जगह पे बूथ पेंटिंग का कार्य होना था, उसको हम सुनिश्चित करा रहे कि हो रहा है। पेयजल, शौचालय, रैम्प, बिजली की व्यवस्था सभी जगह पे है, तो ये हमारी बूथ लेवल की तैयारी थी। उसके अलावा जैसे चुनाव आयोग का दिशा निर्देश आया है कि PWD वोटर्स और 80+ वोटर्स का हमको पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनको एक अपॉर्चुनिटी देना है कि अगर वो यदि करना चाहते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से तो वो वोट कर सकते हैं। तो इसमें 12 घर का उनको हम दे रहे हैं। 12 घर अगर वो चाहते हैं कि वोट करें पोस्टल बैलेट के माध्यम से तो वो कर सकते हैं। तो इसकी एक समीक्षा बैठक थी कि सभी BLO के माध्यम से हम उनको पहुंचा दे रहे हैं। किन पदाधिकारियों के साथ बैठक आज हमने किया? हमारे 216 विधानसभा क्षेत्र के सभी AROs के साथ और CO साहब के साथ जो MCC के अनुपालन में लगे हैं। उसके अलावा हमारे इलेक्शन कोषांग के कर्मियों के साथ और बाकी जो सब डिवीजन अनुमंडल कार्यालय में इलेक्शन कोषांग बना है उन पदाधिकारी। क्या लोगों को दिशा निर्देश दिया गया था? आज ये दिया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण कराना है, चुनाव की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और प्रशासन की ओर से जितनी तैयारी होनी चाहिए उसको हम सुनिश्चित करा रहे हैं। तो हर एक बिंदुओं को हमने ठीक से रिव्यू किया है
और सही इन चीज़ों को पाया गया है। और हम सोचते हैं कि आप लोगों के समर्थन से, जहानाबाद की जनता के समर्थन से, जो आने वाले चुनाव में मास्क का उपयोग करेगा, सैनिटाइजर का उपयोग करेगा, सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस बनाएगा, आपके यही एक हमारे एक समर्थन होगा आपका हमारे तरफ, और हम चुनाव को सही अच्छे रूप में कराएंगे और ये मॉडल बनाएंगे। बिहार का चुनाव जो होगा वो भारत के लिए एक मॉडल होगा। सर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार के बाद हत्या किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आज जहानाबाद में आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के बैनर तले एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च जहानाबाद के काको मोड़ से निकलकर शहर के हॉस्पिटल मोड़ तक गया। उसके बाद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में मौजूद लोगों ने बताया कि जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, इसे कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कुकर्म में जो भी दोषी है उसे यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस यथाशीघ्र गिरफ्तार करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। जैसे निर्भया कांड के सारे दोषियों को फांसी दी गई है, उसी तरह इन दरिंदे को भी फांसी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आगे भी इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये बहन मनीषा जो है वाल्मीकि जी का यूपी सरकार में जो है बर्बरता के साथ जो है इनके साथ जो है बलात्कार हुआ। इनको जो है जीभ काट लिया गया और जो है रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। अंत में वो जो है मैंने उनके जो है अपराध जो है इस तरह का इस कदर था कि वो मैंने अपने आत्म को जो है मैंने ये उनका खत्म हो गए, वो मर गए। और ये योगी सरकार निकम्मी सरकार है। इस योगी सरकार को जो है सोचना होगा। महिलाओं पर उत्पीड़न जो बढ़ा है, इस उत्पीड़न के बारे में जो है उनको शर्म करनी चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि ये इनकी जो है बलात्कारी है उनको फांसी हो, अविलंब फांसी हो। ये अपने सरकार में जो है दोषियों पे मैंने सपोर्ट में बोल कर करके और ये दोषियों को समर्थन देते हैं। ये समर्थन देना बंद करें और ये कड़ी से कड़ी एक्शन लें उनको। जहानाबाद के काको थाना अंतर्गत आनंदी बीघा गांव निवासी विजेंद्र दास के 3 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार की पैन में डूबने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि रोशन कुमार अपने घर के बगल से गुजर रहे पैन के समीप खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक किसी तरह पैन में गिर गया, जिससे डूब जाने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक जब बच्चा घर नहीं आया तो परिजन जब खोजने लगे तो किसी ने बताया कि तुम्हारे बेटे का शव पैन के पास है। जब वहां पर जाकर देखा गया तो पता चला कि रोशन कुमार की पैन में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही काको थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के हवाले कर दिया गया। रोशन की मौत कैसे हुई, कब हुई, इन सारी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सर हुआ है कि हम लोग जब पता चला कि कहीं चल गया है तो वही खोजने लगे होगा। खोदते खोदते और इधर आए तो देख रहे हैं कि पैन में छतलाल है, डूब गया। कहाँ पे से गायब था? ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा से गायब था। आपको सवेरे 7 बजे। अच्छा, तो कहाँ पे मतलब? आनंदी बीघा सर, नज़दीकी मोजे पड़ी पैन है, बताया वो पूरा घटा पश्चिम साइड। तो क्या लगता है कैसे घटना हुई होगी? क्या लग रहा है आप लोग को, कैसे घटना? खेलने के दौरान हुआ या फिर आपको पकड़ डाल दिया? नहीं, पकड़ के कौन डालेगा सर, ऐसा नहीं। हाँ, खेलने के तरफ वो गया होगा, खेलने के बाद गिर गया। अच्छा, तो फिर पता कैसे चला खोजने के दौरान? हाँ, खोजने गए तो देख रहे हैं कि पानी में छतला। अच्छा, तो कौन गाँव में घटना है? आनंदी बीघा सर। अच्छा, क्या नाम था बच्चा का? बच्चा के रोशन कुमार। कितने साल का है? 3 साल का है सर। आपका क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र दास नाम है।